आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी किताब के हम 4 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो अगर कोई 4 अंक वाला क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, आप तुरंत कर देंगे। यहाँ पर इतने हमने क्वेश्चन ले लिए हैं, इनको आपको 100% तैयार कर लेना, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पिछले सालों के पेपर उठा लेना, पिछले साल का पेपर उठा लेना, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं कि वही बार बार वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भले एक दो इधर उधर चला जाए लेकिन इसी में से आपके 100% फंस जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारे पे पहला क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया था। परासरण एवं यानी कि परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। परासरण की परिभाषा लिखिए, परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। देखिए कुछ नहीं, वो सिंपल है। यहाँ पर देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु आर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, विलायक के अणु होंगे वो आर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या होगा, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं। जो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से यानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि क्या झिल्ली के दोनों तरल पदार्थ की मात्रा क्या होना, इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, समान ना हो नहीं हो जाती। ठीक है, समान ना हो जाए मतलब नहीं हो जाती। ठीक है, नहीं हो जाती तब तक ये काम होता रहता है। यहाँ पर कुछ है नहीं, क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा क्या होना जाती, बराबर नहीं हो जाती है। ठीक है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, इसी में जुड़कर आएगा, ध्यान रखना। परासरण दाब आया हुआ पेपर में है। परासरण दाब बहुत बारे क्वेश्चन आ चुके हैं। परासरण दाब क्या है, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है। क्या, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से क्या करने के लिए अलग करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है, वह तरल दाब जो किसी विलयन होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उसी को कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, थ्योरेटिकल पढ़ लेना। ठीक है, सिंपल परिभाषा लिखी हुई है। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। बहुत बार क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखिए इकाई या एकांक ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद में की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को अभिक्रिया के दर या वेग कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया कोई होती है उसमें क्या होता है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, उसी के आपको वेग में लिखना है। यानी वेग की परिभाषा लिखनी है। आपने वेग में वेग की परिभाषा नहीं पढ़ी होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ी, उसी टाइप से यहाँ पर बना लीजिए। वहाँ पर फिजिक्स की तरह लिखते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है रासायनिक, इसमें बोला रासायनिक अभिक्रिया के वेग से। तो अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, उसकी सांद्रता में जो हमारे पास चेंज होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, उसे कहते हैं अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की, देखिए एक अभिकारक होता है, अभिक्रिया उत्पाद होता है, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अगर दर की परिभाषा है तब भी आपको लिखनी है, वेग की परिभाषा है तब भी लिखनी है, यही। ठीक है, फिर देखिए राउल्ट के नियम को समझाइए। ठीक है, राउल्ट के नियम को समझिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक आवेदन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक है, अगर विलय के क्या होता है, मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए। ये क्या होता है हमारे पास, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक आवेदन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। क्या मोल प्रभाज्य होता है, विलय का वाष्प दाब का अपेक्षिक आवेदन विलय के क्या होता है, मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। पीएस क्या होता है, यानी कि विलयन का दाब, एन क्या हुआ इस्तेमाल, विलय का मतलब कि विलय का मान सकते हैं यहाँ पर, जो भी विलय विलायक का दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या मोल यहाँ पर क्या होता है, विलयन के मोल होते हैं। ठीक है, पी जो भी विलय विलायक का दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, दाब, यानी कि क्या दिया मतलब कि दाब। ठीक है, बस दाब दिया है यहाँ पर, बास दाब या दाब मान सकते हैं, दाब दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी बास दाब लिखा हो, दाब लिखा हो, वो हो सकता है। यहाँ पर पीएस क्या होता है, विलयन का दाब हो सकता है। ठीक है, वाष्प दाब हो सकता है, लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक आवेदन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये दोनों 4 नंबर का आए हुए पेपर में है, ध्यान रखना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के आईपीसी नाम लिखिए। 100% लिख लीजिए हमसे, 100% लिख लीजिए। 4 नंबर आपके पक्के हो गए यहाँ पर। अगर आपने आईपीसी नंबर कोई बदल सकते हैं यहाँ पर, सीएल की जगह बीआर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ईएन की जगह पर C2O5 हो तो फिर बदल जाएगा, लेकिन मेथड वही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर सिंपल धातु दी होती, कोई सिंपल धातु यहाँ पर दी होती यहाँ पर, यानी कि सिंपल, तो उसका नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सिंपल धातु दी नहीं गई। अब इसके अंदर जाइएंगे, यहाँ पर लिगेंड जाएंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है हमारे पास, 2 है, Cl2 भी है, ईएन भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ईएन में क्या होता है, एथिलीन, ईएन क्या होता है, एथिलीन डाइमीन होता है। ठीक है, एथिलीन डाइमीन। अब Cl2 क्या होता है यहाँ पर, Cl2 क्या होता है यहाँ पर, क्लोरो होता है। सी पहले आता है, ई बाद में आता है। सी पहले आता है तो क्या है, 2 लिखा हो तो क्या लिख देंगे, डाई क्लोरो। क्या लिख देंगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। ठीक है, डाई 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 क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो 20, डाई क्लोरो, चाहे क्लोराइडो लिख दीजिए यहाँ पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डाई क्लोराइडो लिख दीजिए यहाँ पर, क्लोरो भी चल जाता है, क्लोराइडो भी चल जाता है। क्लोराइडो लिखिए, डाई क्लोराइडो। ठीक है, इसका नाम लिखा डाई क्लोराइडो। अब देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, 2, अगर 3 लगा तो 38 लिखते, 2 लगा तो 20 लिखेंगे यहाँ पर।
ठीक है। जब एथिलीन डाईएमीन हो तो जब EN हो तभी वह काम करते हैं, ध्यान रखना। जब EN दिया हो तब लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। अगर EN नहीं हो तो डाई लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन EN यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे 20 जब EN दिया हो। इसका नाम EN का नाम क्या होता है? एथिलीन डाईएमीन। क्या होता है? एथिलीन 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 डाईएमीन डाईएमीन एमीन एथिलीन डा सही से बना लीजिए, डाई डा है, ठीक है, लिख लेना सही से। एथिलीन डाईएमीन हो गया यहाँ पर। फिर देखिए फिर किसका नाम लिखेंगे यहाँ पर? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास क्या है? CR। इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर और कोई सिंपल धातु लिखे तो इसमें 8 लगा देते हैं। यहाँ पर सिंपल धातु नहीं है तो सिर्फ क्या लिखेंगे? क्रोमियम लिखेंगे, ठीक है। क्रोमियम लिख दिया। अब देखिए हमने ऑक्सीकरण संख्या कल ही वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं निकालनी आ जाएगी यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या। देखिए इसको 1 मान लेंगे यहाँ पर, देखिए अभी निकाल कर दिखा देते हैं। तो जाइए एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए इस पर दिखा देते हैं। देखिए इसको क्या मान लेंगे? CR को क्या मान लेंगे? X मान लेंगे प्लस का। हमें CR की कितनी होती है? माइनस का 1 होती है, ठीक है। 2 गुणा क्या हो जाएगा? माइनस का 1 होती है यहाँ पर, ठीक है। EN की क्या होती है? 0 होती है, प्लस का 0 लिखते हैं। CL की कितनी होती है? माइनस का 1 होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं बराबर 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। X माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर और माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। X माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। X बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। X बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे? CL को क्या लिख देंगे? क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे यहाँ पर? CL को क्लोराइड, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्लोराइड लिख दीजिए, क्लोराइड, ठीक है। बस हो गया काम, ठीक है। इस टाइप से आपको IPC नाम करना। क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर अगर सिंपल धातु दी होती तो उसका नाम लिखते हैं, नहीं दिए तो भूल जाए। फिर लिखते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या हमारे पास? Cl2 है, EN है यहाँ पर। सबसे पहले Cl अल्फाबेट में ABCD में C पहले आता है, E बाद में आता है। देखिए ABCD C ABCD E बाद में आता है, C पहले आता है, C इसलिए Cl2 पहले लिखा डाई क्लोराइडो, ठीक है। फिर देखिए जब भी EN आपको दिखे तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर 3 दिखे तो ट्रिस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 ही 3 दिए होते हैं, कुछ नहीं दिया होता है, ठीक है। अब EN का क्या होता है? एथिलीन डाईएमीन होता है, राइट। अब देखिए सेंट्रल मेटल आइटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? CR, तो किसको लगा देंगे? क्रोमियम। अगर क्रोमियम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल कर दिखा दी है। अगर ये नहीं ऑक्सीकरण संख्या समझ में आए तो वीडियो देख लेना, बनाइए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या अलग से निकालने की आती है पेपर में, ठीक है। क्रोमियम। अब फिर क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकली, इसको सिंपल लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे, बस। अब देखिए ये नहीं समझ में, इसको समझ लीजिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए CS है यहाँ पर, CGM है यहाँ पर, ठीक है। इसको हाथ पे रखने पर तुरंत ये गल जाती है, ठीक है, जानते होंगे आप, ठीक है। CS है यहाँ पर, FeI4 है यहाँ पर, क्या है? FeI4 है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक धातु, अगर आपसे कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी, हथेली पर रखने पर कौन सी धातु तुरंत पिघल जाती है, तो CGM आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। गैलियम भी होती है, ध्यान रखना है, ठीक है, जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। CS है, FeI4, इसका IPC नाम हमें लिखना है, तो IPC नाम बताइए किस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सिंपल धातु दी हुई है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? इसका नाम क्या होता है? CGM, तो लिख दीजिए CGM, CGM लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। फिर देखिए लिगेंड। लिगेंड कितने हैं? 4 है, तो क्या लिख देंगे इसके लिए? टेट्रा लिख दिया। अब क्या लिख देंगे? टेट्रा लिख दिया। आई को क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर? आईडाइडो लिख दिया, चाहे आइडो लिख दिया, चाहे आईडाइडो लिख दीजिए। आईडाइडो चाहे आयोडाइडो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? आयोडाइडो लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया आयोडाइडो। अब देखिए यहाँ पर चूंकि सिंपल धातु थी तो इसको Fe को क्या लिख देंगे यहाँ पर बताइए? Fe को क्या लिख देंगे यहाँ पर? इसमें क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा। फेरेट लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया फेरेट, ठीक है, आराम से समझिए। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी निकालनी है? यहाँ पर निकालेंगे आप, चाहे निकाल लेना है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं यहाँ पर CS की, ठीक है, इसकी Fe की, इसकी निकालेंगे, हमने निकालना बताइए, निकाल लेना यहाँ पर, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी हमारे पास? ठीक है। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर नहीं समझ में आए तो निकाल देते हैं। देखिए हमें इसकी CGM की कितनी होती है? 1 होती है, प्लस का X की निकालनी है, X मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर I कितने हैं? 4 हैं, इनकी 4 हैं, तो I की कितनी होती है? वैसे 1 होती है, 4 गुना क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 1 प्लस का X 4 1 4, तो X माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो X 4 में से कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बचेगा, बराबर 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3, ये क्या हो जाएगा आपका? X बराबर 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो लिख दीजिए यहाँ पर 3, ठीक है, 3 लिख दीजिए यहाँ पर, रुक जाइए, 3 लिख दीजिए, 3 लिख दिया, 3, बस हो गया काम। फिर देखिए इसकी, ठीक है, K3CO, ठीक है, आयोडाइडो लिखा हुआ लिख लेना सही से, ठीक है। K3CO CO2O4 का होल था ये यहाँ पर,
ठीक है, होल थ्राई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है K3, इसका नाम क्या है हो जाएगा पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम, 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 ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम, सही है। अब देखिए, अब इसमें लिगेंड कितने हैं, यानी कि यहाँ पर कितने हैं लिगेंड, क्या है C2O4, तो इसका नाम क्या है 3 को क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर ट्राई लिखेंगे, यहाँ पर 3 को क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्राई, तो लिख लीजिए यहाँ पर ट्राई, ठीक है, पोटेशियम ट्राई लिख लीजिए, ट्राई, ट्राई लिख लीजिए, ट्राई लिख लीजिए। अब C2O4 को क्या लिखते हैं जरा बताना है, यहाँ पर C2O4 को क्या लिखते हैं, C2O4 को बताइए यहाँ पर क्या लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, C2 ऑक्जिलेटो लिखते हैं, मालूम होगा क्या लिखते हैं C2O4 को, ऑक्जिलेटो, मालूम है कि नहीं मालूम है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ऑक्जिलेटो लिख दीजिए, यहाँ पर ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो, ठीक है, ऑक्जिलेटो तो लिखा जाए ऑक्जिलेटो, ठीक है, ऑक्जिलेटो जोड़ दीजिए एक में, ऑक्जिलेटो होगा यहाँ पर हो गया। फिर इसमें क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे, क्या हो जाएगा कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट, 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 ठीक है, कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे, यहाँ पर CO की वजह से भी होती है, हम जानते हैं C2O4 का क्या होता है 1 माइनस होता है, ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी आप निकालेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी यहाँ पर, ठीक है, निकाल लेना यहाँ पर, ठीक है, ये निकाल कर दिखा देते हैं आपको, ठीक है, निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए हमें निकालनी है CO की निकालनी है, इसको 1 से मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर सॉरी पोटेशियम की कितनी होती है 3, इसको आगे बढ़ा देते हैं, पोटेशियम की कितनी होती है 3, यानी कि 1 होती है वैसे 3 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का CO की निकालनी है 1 से मान लेंगे, C2O4 पर माइनस के 2 होता, हाँ माइनस के 2 ही होता, तो प्लस का 3 गुना क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, 3 1 3, 3 1 3 सही है, x और 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से 3 कितना हो जाएगा माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कोबाल्ट की कितनी आ जाएगी 3, तो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी 3 ही आ जाएगी, 3 लिख लीजिए यहाँ पर, 3 लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया 3, बस हो गया काम, कोई कठिन लग रहे हैं कुछ नहीं होगा यहाँ पर। फिर देखिए COCl3NH3 का होल थ्राई है, यहाँ पर क्या है होल थ्राई है, यहाँ पर इतना दिया। अब इसका आप कमेंट करेंगे यहाँ पर, ये कमेंट करना या बता देते हैं बताइए यहाँ पर, ठीक है, कमेंट कर देना चाहें आप, ठीक है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो तो कर लीजिए। देखिए COCl3NH3 का होल थ्राई है, यहाँ पर किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर भाई सेम टू सेम ऊपर वाले के तरीका आप इसको करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें एमीन ए लिखते हैं, ए आता है यहाँ पर क्या है CL3 क्लोरो, ठीक है, पहले एमीन ए आता ए एमीन, तो ए इसका नाम लिखेंगे, फिर सी इसका नाम लिखेंगे, आप कमेंट करना है इसको, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, देखिए आप सीखे हैं कि नहीं आप, ठीक है, देखेंगे आप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये अनसार्ड में छूट गया था धोखे से, ठीक है, इसको कर लीजिए, यहाँ पर बहुत यानी कि कमेंट आए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है CH3 CH2O CH3 का IPAC नाम लिखिए, यहाँ पर क्या लिखना है इसका IPAC नाम लिखिए, बहुत सिंपल, आपने क्लास 11 में तो बहुत सीखे होंगे IPAC नाम। देखिए लंबी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लंबी चेन देखिए, यहाँ पर कितनी कौन सी लंबी चेन है, ए वाली है, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है 3, लेकिन इसमें 1 2 कार्बन है, जब O लगा हो लंबी चेन ढूंढते हैं, लंबी चेन हमारे पास कितनी है 1 2 3 है, इसमें क्या है 1 2 है, तो क्या है एथ है, तो यहाँ पर O होता है क्या एथॉक्सी लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा एथॉक्सी, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर एथॉक्सी, ठीक है, एथॉक्सी, सब पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना एथॉक्सी। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, कितने 3 प्रोप, 3 के लिए मेथ एथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप, तो क्या हो जाएगा प्रोप। अब लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा सिंगल होगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन, ठीक है, बस हो गया काम, मिल गया यहाँ पर 4 नंबर का, 2 नंबर का था यहाँ पर, ठीक है, ये था यहाँ पर 4, दोनों क्वेश्चन जुड़े थे 4 नंबर के थे। फिर देखिए 0.1 यम यूरिया था, 0.1 मोलरता बोल सकते हैं, यानी CL बिलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए 0 आप जानते हैं कुछ, आप बहुत ही देखिए बहुत सिंपल है, देखिए NaCl क्या होता है आयनों में टूट जाता है, लेकिन यूरिया को कभी टूटने हो देखा आयनों में, यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CONH2 होता है, NH2CONH2 होता है, ठीक है। हमने अनसार्ड में और तरीके से कराया था, इसमें और तरीके से कराएंगे, NH2CONH2 होता है, और यहाँ पर इसको NaCl उसको आयनों में टूट सकता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कभी नहीं टूटता, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज क्या होते हैं कभी आयनों में नहीं टूटते हैं, यही लिखा हुआ देखिए 0.1 मोलरता NaCl का परासरण दाब 0.1 यम यूरिया से अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि परासरण दाब एक अर्थसंख्यक गुणधर्म है, जो परासरण दाब होता है क्या है अर्थसंख्यक गुणधर्म होता है, सब पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, परासरण दाब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से अर्थसंख्यक गुणधर्म है, तो क्या है परासरण दाब, बहुत 3-4 होते हैं पढ़ाए हुए हैं, देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये परासरण दाब एक अर्थसंख्यक गुण है यहाँ पर, ठीक है, अर्थसंख्यक गुण है यहाँ पर, क्या है गुण है, ठीक है। अगर आपको अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं मालूम कितने होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, देखिए वास्तव में अपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन होता है, परासरण दाब होता है, यही होते हैं 3-4 होते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन होता है, परासरण दाब होता है, यही देखिए परासरण दाब है, क्योंकि परासरण दाब
अणुसंख्यक गुण है यहाँ पर, प्राणशक्ति दाब क्या है, अणुसंख्यक गुण है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये क्या होता है हमारे पास, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चूंकि NaCl आयनों में टूट जाता है, NaCl क्या है, आयनों में टूट जाता है। किस टाइप से टूट जाता है, देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है। Na पॉजिटिव NaCl किस में टूट जाता है यहाँ पर, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये आयनों में टूट जाता है, जबकि यूरिया आयनों में नहीं टूटता, कभी नहीं, उदासीन है क्योंकि, ठीक है, नहीं टूटता है। इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसमें कुछ कण हो ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अणु संख्या अधिक कणों संख्या क्या होती है, अधिक होती है, यूरिया से अधिक होती है यहाँ पर। इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में, यूरिया की कंपेरिजन में क्या होती है, कंपेयर में क्या होती है यहाँ पर, यानी कि कणों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है, ठीक है। 0.1 m NaCl का पारस्परिक दाब 0.1 m यूरिया से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि पारस्परिक दाब एक अणुसंख्यक गुण है। क्योंकि यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। NaCl आयनों में टूट जाता है, जबकि यूरिया आयनों में नहीं टूटता है। इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। बस लिख लीजिए क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे छठा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। छपेगा जरूर क्वेश्चन ये, ठीक है। देखिए एथेनेमीन से निम्नलिखित की होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये सब पेपर में आए हुए हैं, आपको आंसर उठा लेना, पिछले सालों का पेपर उठा लेना, ये मिल जाएंगे क्वेश्चन सब, ठीक है। Na सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। NaNO2 और प्लस के तनु HCl हिंसबर्ग अभिकर्मक, इससे क्रिया लिखनी है। यहाँ पर कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर हमें लिखनी है किसकी, एथेनेमीन की। एथेनेमीन का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक, क्या बोला गया है, एथेनेमीन, ठीक है। एथेनेमीन की क्या लिखनी है, क्रिया लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आपने नाम नया सुना होगा, लेकिन कुछ नहीं नया है, ठीक है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया यहाँ पर। देखिए ये क्या है, एथिलेमीन है, किसका, IUPAC नाम है यहाँ पर, ठीक है। एथेनेमीन लगाते हैं, एथेनेमीन क्या है, IUPAC नाम है एथेनेमीन, यानी एथिलेमीन। देखिए एथिलेमीन क्या है, देखिए अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर, एथेनेमीन मतलब IUPAC नाम है यहाँ पर, ठीक है। C2H5NH2 होता है यहाँ पर, रुक जाइए। देखिए एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2 होता है कि नहीं होता। इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो एथ हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, एथ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ NH2 है यहाँ पर, क्या NH2 है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एथेने सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर। इसमें क्या लगाते हैं, एमीन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एथेनेमीन हो जाएगा, इसका IUPAC नाम यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आपने IUPAC नाम बहुत पढ़े होंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथेनेमीन, मतलब एथेनमीन IUPAC नाम पढ़े होंगे नहीं, वही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर NaNO2 प्लस के तनु HCl यहाँ पर हिंसबर्ग अभिकर्मक यहाँ पर, तो एथिलेमीन लिख दिया यहाँ पर, एथिलेमीन है यहाँ पर, रुझे। और यहाँ पर दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है, बहुत एक लाइन में हो जाएगी, लेकिन अगर आपको समझना है तो 2 लाइन में कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर NaNO2 सोडियम नाइट्राइड है, तनु HCl यहाँ पर, तो पहले इसकी रिएक्शन कर लीजिए। यहाँ पर NaNO2 एक लाइन में हो सकती है, इसको मत दीजिए, उसको आपको रटना पड़ेगा, इसको रटना नहीं होगा। NaNO2 प्लस का क्या है हमारे पास, तनु HCl है यहाँ पर, तनु HCl है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो क्या नाइट्रस अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, HNO2 नाइट्रस अम्ल, ठीक है, नाइट्रस अम्ल बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा। देखिए H इसमें जुड़ जाएगा, HNO2 जुड़, यह देख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, NaCl बचा यहाँ पर, प्लस का NaCl यहाँ पर बच गया, यहाँ पर बच गया NaCl, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें एथेनेमीन की क्रिया करानी है, किसकी करानी है, या इसको रुक जाइए, एथेनेमीन रुक जाइए, हाँ एथेनेमीन लिखिए। एथेनेमीन मतलब एथिलेमीन, भाई क्या होता है, एथिलेमीन C2H5NH2 यहाँ पर। अब इसको ले आइए यहाँ पर, यानी कि नाइट्रस अम्ल HNO2 ले आए यहाँ पर, अब इसकी क्रिया देखिए क्या बन जाएगा। देखिए ध्यान से देखना, इसको अगर हम इस टाइप से लिखते तो आपको याद करना ना पड़ता है यहाँ पर। देखिए इसको इस टाइप से मत लिखिए, देखिए आपको यहाँ पर समझा देते हैं, जिसको आपको रिएक्शन कभी याद रटनी ना हो। देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर C2H5 लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए C2H5 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है NH2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप तोड़कर लिखना है कॉपी में, आपको इस टाइप से नहीं नोट करनी है कॉपी में, ठीक है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, OH, रुक जाइए, इसको घुमाकर हम लिखना चाहते हैं, इसको इसी टाइप से मत लिखिए, इस टाइप से लिखिए। देखिए C2H5 लिखा हुआ है, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, यहाँ पर देखिए इधर, देखिए C2H5 लिखा हुआ है, C2H5 राइट। अब NH2 पीछे लिख दीजिए यहाँ पर, अब सही है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर OH लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, NO बचा, ठीक है। OH बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, OH और क्या बचेगा, NO बचेगा, राइट। अब देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, तो फिर क्या यहाँ पर C2H5OH निकल जाएगा, यहाँ पर C2H5OH निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। फिर देखिए NH यहाँ पर क्या, एक N यहाँ से N, तो N2 निकल जाएगी, केस निकल जाएगा। और H हमेशा जानते हैं H2O क्या हो जाएगा, प्लस का H2O निकल जाएगा। देखिए इस टाइप से रिएक्शन आप लिखना, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं, आप इसी टाइप से लिखना, क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा N2 गैस बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, और क्या बन जाएगी यहाँ पर जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा, बस हो गया काम। इतनी आपको रिएक्शन लिखनी है। फिर देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है हमारे पास, हिंसबर्ग अभिकर्मक देखिए ये नया नाम है लेकिन आपने सुना होगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है भाई, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। बेवकूफ़ बनाने के लिए घुमा देते हैं आपको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको घूमना नहीं, एग्जाम में आएंगे सब यही, ठीक है। कभी कभी एथिलेमीन यहाँ पर लिख देगा, लेकिन इसको आपको कन्फ्यूजन कर लेंगे, एथेनेमीन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना क्या है, हिंसबर्ग हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर हिंसबर्ग, सेकंड कर रहे हैं रिएक्शन, ध्यान रखना फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर हो गई, ठीक है। आप लिख लेना हिंसबर्ग अभिकर्मक, यहाँ पर क्या होगी हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, राइट। अब देखिए तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, लिख लेना नाम यहाँ पर, क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, बेंजीन सल्फोनिल सल्फोनिल क्लोराइड यही तो होता है, ठीक है। SN CCH5SO होता है, SO2Cl यही होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, यही होता है, ठीक है। हमें करानी किससे क्रिया यहाँ पर, किससे करानी है, एथिलेमीन से, एथिलेमीन C2H5NH2 से करानी है यहाँ पर, किससे करानी है C2H5NH2 से। देखिए अगर इसको हम सही से लिखें C2H5NH2 से, हाँ देखिए इसको इस टाइप से मत लिखना, इसको इस टाइप से लिखना, H यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ को तोड़कर लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए C2H5 रटना एक रिएक्शन नहीं है आपको, C2H5 लिखा, यहाँ पर क्या बचेगा EN बचेगा और एक H बचेगा यहाँ पर, राइट। अब इसको आगे लगाइए तीर, अब देखिए यहाँ से ए निकल जाएगा, यहाँ पर निकलेगा HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया HCl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आगे लिखिए प्लस लगा के, चाहे यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्या बचा हमारे पास C2H5SO2, ठीक है, C2H5 क्या बचा हमारे पास SO2 C6H5 बचा यहाँ पर, ठीक है, NH बचा यहाँ पर, ठीक है, चाहे C6H5 बचा यहाँ पर, C6H5 बचा यहाँ पर, चाहे NH बीच में लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कहीं पर लिख दिया आगे लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। C6H5 NH हमने आगे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, SO2 बचा और क्या बचा हमारे पास C2H5 बचा, ठीक है, C2H5 बचा यहाँ पर, ठीक है, C2H5 बचा, किसी टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, आप पर डिपेंड करता है, चाहे C6H5 आगे लिखिए, C2H5 आगे लिख लीजिए, यहाँ पर C2H5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इसका नाम आप लिख लेंगे, क्या होता है N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है N एथिल एमीन, ठीक है, अब लिख लेना N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, इसका नाम क्या होता है ध्यान रखना, N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है, नाम लिख लेना। एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ठीक है, ये भी 4 नंबर का पूछा गया था, ध्यान रखना यहाँ पर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम, अब देखिए 7वां क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं, क्या होते हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या धात्विक प्रकृति के होते हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। जो ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इनमें गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इनमें क्या होते हैं, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। नंबर 3 ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एक उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या एक उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर एक उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। 4 हैं, लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्या होते हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं, मतलब धातु है तथा ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। नंबर 3 सेकंड क्या है, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नंबर 3 ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है, एक उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7वां 8वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वेरी 8वां क्वेश्चन, फिनाल की अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों, क्या कारण है। देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जब यानी कि फिनाल में क्या होता है OH होता है यहाँ पर, इसके कारण क्या होता है, मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, ठीक है, जिससे फिनेट आयन बनता है। इसकी जल्दी यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिनेट आयन बन जाएगा, प्लस का H प्लस बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, प्रोटॉन के कारण होती है, जो मुक्त प्रोटॉन होता है इसी के कारण होती है यहाँ पर, ठीक है, ये मुक्त प्रोटॉन है इसी के कारण होती है। क्या होता है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन से मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेट आयन बनता है, ये रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए जबकि एल्कोहल में H प्लस के निकलने से, ठीक है, बने एल्कोक्साइड में अनुनाद नहीं होता, इसमें क्या होता है, अनुनाद होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फिनेट आयन में क्या होता है, अनुनाद होता है, इसमें क्या होता है, जबकि एल्कोहल में H प्लस के निकलने से बने एल्कोक्साइड RO में अनुनाद नहीं हो सकता है, इसी कारण वह स्थायी नहीं होता, इसी कारण क्या होता है, वह स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं होता। अतः क्या लिख देंगे, अतः फिनाल अम्लीय प्रकृति के होते हैं जबकि एल्कोहल उदासीन होता है, इसी कारण क्या होता है, फिनाल अम्लीय प्रकृति के होते हैं जबकि एल्कोहल उदासीन होता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में और 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इनको आपको छोड़ने नहीं, इनको तैयार कर लेना 100%, जितने हम करा रहे हैं इसी में से आपके
पेपर में टकराएंगे 100% हम बता रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बहुत मेहनत लगती है, ध्यान रखना। इस टाइप से आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, आंसर से ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किससे ढूंढने पड़ते हैं, आंसर से ढूंढने पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, आंसर देखिए दिया हुआ 2024 के लिए, इससे हम लाते हैं क्वेश्चन ढूंढ कर, जिससे कि आपका पूरा पेपर फंस जाए। ठीक है, आज के लिए